हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग एन आर के 9। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चैप्टर की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बैंकिंग सेक्टर, जिसे समझने में बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया, डेवलपमेंट्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया and the different categories of the banks in India. तो आज के सेशन को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिससे आपको बैंकिंग सेक्टर की एक एक पॉइंट पे बहुत क्लैरिटी रहे और बहुत अच्छे से समझ में भी आए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट, जिसे हमने लास्ट सीरीज में बहुत अच्छे से समझा, फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ को मेनली कवर किया जाता है बाय द थ्री सेक्टर। फर्स्ट वन बैंकिंग सेक्टर, सेकंड वन म्यूचुअल फंड सेक्टर एंड थर्ड वन इज इंश्योरेंस सेक्टर। फर्स्ट वन इज बैंकिंग सेक्टर, सेकंड वन इज म्यूचुअल फंड सेक्टर एंड थर्ड वन इज इंश्योरेंस सेक्टर। हम जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, हमें उतना ही जल्दी याद होगा। तो हम वापस से रिपीट करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ को ब्रॉडली कवर किया जाता है बाय द थ्री सेक्टर। फर्स्ट वन इज banking sector, second one is mutual fund sector and third one is insurance sector. Now start with the banking sector. Banks, बैंक एक नॉर्मल टर्म है जिससे हम सब फैमिलियर हैं। अब बैंक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम फर्स्ट थिंग, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है। तो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोबारा रिपीट करेंगे, रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which is covered under the Ministry of Finance. हर एक सेक्टर के लिए हर एक मिनिस्ट्री होती है, या हर एक सेक्टर किसी ना किसी मिनिस्ट्री में कवर होता है। तो बैंकिंग सेक्टर कवर होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिनिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। तो हमने देखा बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंकिंग सेक्टर पे रेगुलेशन कौन सा अप्लाई होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब तक हमने देखा कि आरबीआई is the regulator of the banking sector and the all banks are covered under the Banking Regulation Act 1949. अब आरबीआई का मेन वर्क क्या है? आरबीआई इज रेगुलेटर, तो आरबीआई का मेन वर्क क्या है? बैंकिंग बिजनेस के लिए गाइडलाइंस फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, बैंक्स को डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, या बैंकिंग बिजनेस को सुपरवाइज करना कि बैंकिंग बिजनेस प्रॉपरली कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रूल्स और रेगुलेशन को कंपाइल कर रहे हैं या बैंक्स या नहीं कर रहे हैं, और डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना। ठीक है, अब अगर हम देखें कि बैंक कितने तरह के होते हैं, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स। बैंक आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: commercial banks, small finance banks, payment banks, cooperative banks। हमने बैंक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक्स, सेकंड वन इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड वन पेमेंट बैंक्स एंड फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स। अब अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक्स का मेन बिजनेस क्या होता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, एंड एडवांस द मनी। एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड एडवांस द मनी मीन्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, या किसी पर्सन की सेविंग्स को इन्वेस्ट करना। और अगर किसी पर्सन को
फाइनेंस की जरूरत है या लोन की जरूरत है तो उसे मनी प्रोवाइड कराना। बैंकिंग बिजनेस में मेनली थ्री एक्टिविटीज कवर होती हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंस, कैश, क्रेडिट। विच मीन्स अगर आपको अपना कैश मैनेज करना है तो बैंक्स आपके कैश को मैनेज करेंगे। अगर आपको लोन की जरूरत है तो बैंक्स आपको क्रेडिट देंगे, मीन्स आपको उधार देंगे। और थर्ड वन इज फाइनेंस, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी बैंक मॉनिटर करेगा। नाउ कम्स टू द कैटेगरीज ऑफ द बैंक। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक्स। अब बैंकिंग बिजनेस है तो ये तो है नहीं कि बैंकिंग बिजनेस उन्होंने एक ट्रस्ट की तरह स्टार्ट कर रखा है। बैंक्स का भी एम क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। तो कमर्शियल बैंक्स मींस द बैंक्स, मेन मोटिव क्या हुआ कमर्शियल बैंक्स का? टू अर्न प्रॉफिट बाय बैंकिंग बिजनेस। कमर्शियल बैंक्स का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। किससे प्रॉफिट अर्न करना? बाय द बैंकिंग बिजनेस को। अब अगर हम कमर्शियल बैंक्स के फर्दर क्लासिफाई करें तो कमर्शियल बैंक को हमने क्लासिफाई किया इनटू 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज। फर्स्ट वन पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकेंड वन प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड वन रीजनल रूरल बैंक, and fourth one is foreign bank. हमने पहले बैंक्स को समझा, हमने बैंक को क्लासिफाई किया इनटू 4 कैटेगरीज। हम वापस रिपीट करेंगे, हमने बैंक को क्लासिफाई किया इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन कमर्शियल बैंक्स, सेकंड वन इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, थर्ड वन इज पेमेंट बैंक्स एंड फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स। उसमें हमने स्टार्ट किया कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक का हमने मीन क्या समझा? बैंक्स which has main motive to earn profit by doing the banking business। उनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना बाय द बैंकिंग बिजनेस। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक को डिफरेंट सेक्टर ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैंक में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर, सेकेंड वन इज प्राइवेट सेक्टर, थर्ड वन इज रीजनल रूरल बैंक, फोर्थ वन इज फॉरेन बैंक। हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्हें। सेकेंड वन इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। एज द नेम रिप्रेजेंट स्मॉल फाइनेंस, ऐसा बैंक जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है इन ए स्मॉल अमाउंट। उन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कराना जिन्हें स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द बैंक इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनका मोटिव भी ऐसे लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कराना होता है जिन्हें ऑलरेडी किसी और बैंक से बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक। हमने पहले बैंक्स को क्लासिफाई किया, पब्लिक, कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकेंड वन इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड वन इज रीजनल रूरल बैंक्स एंड फोर्थ वन इज फॉरेन बैंक्स। हमने आरबीआई का बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कवर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड बैंक्स पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडिया में जो बैंकिंग बिजनेस है, इंडिया का बैंकिंग बिजनेस का अप्रॉक्स 75% बैंकिंग बिजनेस covered by the public sector banks, means
अगर हम बात करते हैं इंडिया में बैंकिंग बिजनेस की, तो जो 75% बैंकिंग बिजनेस है इंडिया का, वो कंडक्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते क्या हैं? बैंक्स विच आर ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, विच मीन्स, का मतलब क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से बैंक्स हुए? ऐसे बैंक्स जिनमें मेजॉरिटी स्टेक किसका है? गवर्नमेंट का। मतलब जो कंट्रोल कर रहे हैं उसे गवर्नमेंट, जिन्हें कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, दे आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक covered 75 more than 75 banking 75% banking business of in India, owned and controlled by the government. They are the scheduled commercial bank, which means they are the nationalized bank. समझ में आया यहां तक? हमने क्या देखा? कमर्शियल बैंक्स में फर्स्ट कैटेगरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमने देखा कि 75% ऑफ बैंकिंग बिजनेस इंडिया में 75% मोर देन 75% बैंकिंग बिजनेस कहां से आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक से। दे आर द नेशनलाइज्ड बैंक, मीन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब मेजॉरिटी स्टेक किसका है? गवर्नमेंट का। समझ में आया यहां तक? अब अगर आगे देखते हैं हम, अब अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं शेड्यूल कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। गॉट इट? तो और वापस रिपीट करेंगे, हमने कमर्शियल बैंक्स में फर्स्ट कैटेगरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या देखा कि इंडिया का मोर देन 75% बैंकिंग बिजनेस कहां से आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक से, ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, मींस मेजॉरिटी स्टेक, जो मेजॉरिटी स्टेक है, जो कंट्रोल है बैंक पब्लिक का पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो किसका है? गवर्नमेंट का। दे आर द नेशनलाइज्ड मींस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। यहां तक समझ में आया? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। सिंपल सी बात है, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक से मींस इनका जो मेजॉरिटी स्टेक होगा वो किसके पास होगा? ओन शेयर होल्डर्स। मेजॉरिटी स्टेक by their own shareholders. अगर हम एग्जांपल देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, HDFC, एक्सिस। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है? ऐसा बैंक जिसका मेजॉरिटी स्टेक मींस उस पर कंट्रोल किसका है? उसके शेयर होल्डर्स का। गवर्नमेंट स्टेक इसमें बहुत कम लेवल पे होता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है? मेजॉरिटी स्टेक बाय देयर ओन शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स कहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि शेयर होल्डर्स कहां से आए? तो बैंक एट फर्स्ट दे इनकॉर्पोरेट एज अ कंपनी। बैंक पहले कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होता है, तो ऑब्वियस बात है उसमें शेयर होल्डर्स होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मेनली है कंट्रोल किसके पास रहता है? उसके खुद के शेयर होल्डर्स के पास। एग्जाम्पल देखें तो HDFC, एक्सिस बैंक। अगर इसका मेजर कंट्रोल इसके खुद के शेयर होल्डर्स के पास है, तो ऐसा नहीं है कि इस पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, या जो रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके रूल्स और रेगुलेशंस भी अप्लाई नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पॉइंट मैं यहीं क्लियर कर दूं। चाहे इसका कंट्रोल इसके खुद के शेयर होल्डर्स के पास हो, ये डिसीजन मेकिंग पावर इसके खुद के शेयर होल्डर्स के पास हो, बट it's also covered by the guidelines of issued by the Reserve Bank of India and Banking Regulation Act 1949। प्राइवेट सेक्टर बैंक पे भी आरबीआई की गाइडलाइंस, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, सब चीज अप्लाई होंगे, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी प्राइवेट सेक्टर बैंक पे अप्लाई होगा।
पब्लिक सेक्टर बैंक में हमने क्या देखा, वापस रिपीट करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक में हमने देखा कि 75% बिजनेस कहां से, इंडिया में बैंकिंग बिजनेस कहां से आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक से। इस पे कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। एग्जाम्पल हमने देखे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, दे आर द नेशनलाइज्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमने देखा कि इनका मेजर कंट्रोल किसके पास होता है, बाय देयर ओन शेयर होल्डर्स। एग्जाम्पल HDFC, एक्सिस बैंक। अगर इसका कंट्रोल शेयर होल्डर से पास, खुद का शेयर होल्डर से पास होता है, तो ऐसा नहीं है कि इस पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर के रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्शन, सर्कुलर अप्लाई नहीं होंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी सारे रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज रीजनल रूरल बैंक। इनके मेन बैंकिंग ब्रांचेस कहां होती हैं, इन द रूरल एरिया। मेन मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंस टू वीकर सेक्शन रीजनल रूरल बैंक का मेन फंक्शन क्या हुआ, ऐसे लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जिन्हें किसी और बैंक से बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही। मेनली वो लोग है कौन, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। रीजनल रूरल बैंक की मेन बैंकिंग ब्रांचेस किन एरियाज में, इन द रूरल एरियाज। अब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कवर होते हैं मार्जिनल फार्मर्स, लेबर, या स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, या स्मॉल इंडस्ट्रीज। हमने रीजनल रूरल बैंक में क्या समझा कि इनकी मेनली ब्रांचेस रूरल एरिया में एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज। ऐसा एरिया जो अंडर डेवलपमेंट है या उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, या ऐसे लोग जिन्हें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही या बैंकिंग फैसिलिटीज के बारे में अवेयर ही नहीं है, तो रीजनल रूरल बैंक का मेन मोटिव क्या हुआ, टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड है, लेबर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मार्जिनल फार्मर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं। अगर फार्मर की कैटेगरीज देखें तो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स का मेन जो क्राइटेरिया है वो है कि किसी फार्मर के पास अगर सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन, अगर किसी फार्मर के पास सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मार्जिनल फार्मर। तो हमने क्या देखा, रीजनल रूरल बैंक का मेन फंक्शन हुआ ऐसे लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कराना जिन्हें और बैंक से फाइनेंस प्रोवाइड नहीं हो रहा या बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही। इनकी मेन बैंकिंग ब्रांचेस कहाँ होंगी, रूरल एरियाज एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज, जो ऐसा एरिया जो अंडर डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट में ही नहीं हुआ या बैंकिंग फैसिलिटीज के बारे में अवेयर ही नहीं है। उसमें हमने देखा कि मार्जिनल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कवर्ड हो रहे मार्जिनल फार्मर, लेबर, स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका जो बिजनेस क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा नहीं है, स्मॉल स्केल पे अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। यहां तक समझ में आया। हमने पहले देखा पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा हमने देखा रीजनल रूरल बैंक। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉरेन बैंक्स। अब फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं,
ऐसे बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर होम कंट्री में, मींस आउट ऑफ द कंट्री, फॉरेन कंट्री में जिनका हेडक्वार्टर है, वो अपनी बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं इन इंडिया। लाइक एन एग्जांपल, अगर सपोज कोई बैंक है, यूएस का बैंक है, यूएस रजिस्टर्ड बैंक है, इंडिया में बैंकिंग बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो यूएस इज अ होम कंट्री, इंडिया इज अ होस्ट कंट्री। ऐसी बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर किसी और कंट्री में, मींस फॉरेन कंट्री में है, और वो अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज या अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है इन इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? फॉरेन कंट्रीज में। यहां तक समझ में आया? अब अगर हम प्रेजेंट डाटा की बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट देयर आर 46 फॉरेन बैंक्स। एट प्रेजेंट हम बात करें तो फॉरेन बैंक्स के इंडिया में कितने प्रेजेंट है? 46। और अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में एट फर्स्ट सबसे पहले फॉरेन बैंक्स कब स्टैब्लिश हुआ था? इन 1860। 1860 में इंडिया में फर्स्ट फॉरेन बैंक रजिस्टर्ड हुआ विद द नेम ग्रीनलेस बैंक। फॉरेन बैंक्स में हमने क्या समझा? ऐसे बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में है और वो अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज या बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं इन इंडिया। लाइक दिस एग्जांपल, अगर होम कंट्री उसकी यूएस है, वो इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करे तो इंडिया इज द होस्ट कंट्री, होम कंट्री इज यूएस और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस में। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फॉरेन बैंक, अगर हम एग्जांपल से देखें कि कोई फॉरेन बैंक है, सिटी बैंक, ये तो प्रेजेंट में है ही, सिटी बैंक है, वो यूएस बैंक है। फॉर एग्जांपल, अगर सिटी बैंक है, यूएस की बैंक है और इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो इस बैंक पे यहाँ इस कंट्री के भी रूल अप्लाई होंगे और इस कंट्री के भी रूल अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये बाहर का बैंक है तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि इस कंट्री में बैंकिंग बिजनेस प्रोवाइड करे तो ये अपने होम कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो फॉरेन बैंक्स पे दोनों कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, वेदर इट इज इट्स होम कंट्री और इट्स होस्ट कंट्री। अगर हम एग्जांपल देखें फॉरेन बैंक्स के, तो सिटी बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फॉरेन बैंक्स। एट प्रेजेंट कितने फॉरेन बैंक्स प्रेजेंट है इन इंडिया? 46। और एट फर्स्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए कि इंडिया में सबसे पहले कौन से ईयर में फॉरेन बैंक रजिस्टर्ड हुआ था? इन 1860 विद द नेम ग्रीनलेस बैंक। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने बैंकिंग में स्टार्ट किया, कमर्शियल बैंक को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक को 4 कैटेगरीज में डिस्कस किया, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। वापस से रिपीट करेंगे। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड वन इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड वन इज रीजनल रूरल बैंक, फोर्थ वन इज फॉरेन बैंक। एट प्रेजेंट इंडिया में कितने फॉरेन बैंक्स प्रेजेंट है? 46। ठीक है, नाउ ऑलराइट, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम पहले से डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब पॉइंट्स को, उसके बाद हम इजीली, पहले हम अच्छे से समझ लेंगे तो इनमें जो पैराग्राफ या बुक्स में रीडिंग के लिए वो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा। सो प्लीज पे अटेंशन। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, as a name represents small finance, ऐसे बैंक जो स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं
उन लोगों को जिन्हें कोई और बैंक फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो मेन मोटिव क्या हुआ? टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी to section of the society to whom banking facility not served by other bank। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इन्हें हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये एग्जाम में हमें बहुत हेल्प करते हैं। ट्रस्ट मी, ये की पॉइंट्स अगर हम एग्जाम से पहले इन की पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से अगर हमने क्लास में समझा है और एग्जाम से पहले हम इन्हें की पॉइंट्स को भी रिवाइज करके जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्मॉल फाइनेंस पे आते हैं। स्मॉल फाइनेंस का मेन फंक्शन क्या हुआ? टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी to whom banking facility not served by any other bank। ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जिन्हें कोई और बैंक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहा है और जिन्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड है। तुम ध्यान से अब इसे मॉड्यूल से रीड करेंगे ध्यान से। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, आप लोग इजीली इसे रीड करिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन इजीली पुट योर क्वेरी, आप लोग बहुत आराम से पूछ सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, the main customers of the small finance banks includes first one, this is the night banking segment in the country and is aimed to provide financial inclusion to the section of the society that are not served by other banks। यही पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ऐसे सेक्शन को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जिसे और बैंकिंग ब्रांचेस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहे। अब मेन कस्टमर्स कौन कौन हुए? The main customer of small finance bank include micro industries, small and marginal farmers, unrecognized sector entities and small business units। Micro industries, I hope आप लोगों को पता होगा। स्मॉल फार्मर्स मैंने अभी ऊपर ही बताया था, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमने अभी डिस्कस किया था, स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर। तो मार्जिनल फार्मर मैंने आप लोगों को बताया होगा, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर का हमने क्या क्राइटेरिया देखा था? ऐसा फार्मर जिसके पास 2.5 एकड़ का लैंड है, उसका लैंड कितने, उसके पास जो लैंड है फॉर द एग्रीकल्चर कितना है? 2.5 एकड़। और स्मॉल फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास लेस देन 5 एकर्स 5 एकर्स लैंड है। अगर हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर देखें लैंड क्राइटेरिया से कि तो ऐसे फार्मर जिनके पास लेस देन 5 एकर्स है दैट टर्म्स है स्मॉल फार्मर्स, और जिनके पास 2.5 एकड़ दैट इज मार्जिनल फार्मर। नाउ अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स, अगर हम बात करें लेबर्स या बीडी मेकर्स, अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में क्या हुआ?
लेबर कवर हुए, या ऐसे पर्सन जो एंगेज है इन द बीडी मेकिंग एक्टिविटीज. नाउ नेक्स्ट वन इज स्मॉल बिजनेस यूनिट. स्मॉल बिजनेस यूनिट क्या होते हैं? ऐसे बिजनेस यूनिट जो एक स्मॉल एरिया पे या स्मॉल बिजनेस कॉर्पस में, कॉर्पस मीन्स फंड, अगर हम जिनका बिजनेस एरिया या बिजनेस सेक्टर बहुत छोटा है, वो डेट आर कवर्ड अंडर द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में हमने क्या देखा कि ऐसे सेक्शन को फाइनेंस प्रोवाइड कराना जिन्हें और बैंक फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं. उसमें कवर कौन कौन हुए? marginal farmers, small farmers, unrecognized sectors, small business units, micro industries. अब now ये these are covered under the section, means they are registered under section 22 of Banking Regulation Act 1949. These are licensed under section 22 of the Banking Regulation Act. Important point है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक covered under which section of the Banking Regulation Act. So answer is section 22 of the Banking Regulation Act, and are governed by the provision of Reserve Bank of India. Obvious point of Reserve Bank of India Act 1934 and the FEMA. Now the question arises, FEMA होता क्या है? This is Foreign Exchange and Management Act. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, फर्दर लेवल पे हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब फेमा का रोल यहाँ कैसे आया? अब जस्ट सपोज अगर कोई स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं, हमने माना कि उनका बिजनेस एक स्मॉल एरिया पे या स्मॉल लेवल पे कंडक्ट हो रहा है, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा इनोवेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं जो जिसे हमें एक्सपोर्ट करने पे हमें बहुत फायदा होगा, तो गवर्नमेंट उन्हें क्या बोलेगी कि आप इसे और प्रोड्यूस कीजिए जिससे हम इसे एक्सपोर्ट कर सकें. अब अगर कंट्री बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है, तो वहां इन्वॉल्व हुआ फॉरेन करेंसी. ऐसा तो है नहीं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. वहां से पेमेंट आएगा, तो पेमेंट आएगा वहां से फॉरेन करेंसी में. इट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल मूवमेंट, फंड का इंटरनेशनल मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट है. इंटरनेशनल मूवमेंट पीस, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है. अब अगर फॉरेन करेंसी की बात आती है तो it attracts the Foreign Exchange and Management Act 1999. जहां इंटरनेशनल मूवमेंट आएगा मीन्स जहां फॉरेन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट आएगा, जहां फॉरेन करेंसी इंडिया में, इंडियन मार्केट में एंट्री करेगा, वहां इस एक्ट का बहुत बहुत बड़ा रोल आएगा. दैट इज फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट. आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा. हमने डिस्कस किया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को. इनका मेन पर्पस हुआ ऐसे सोसाइटी को, ऐसे सेक्शन को फाइनेंस प्रोवाइड कराना जिन्हें किसी और बैंक से फाइनेंस प्रोवाइड नहीं हो रहा. कवर्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. इनका मेन कस्टमर्स हुए स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स having less than 5 acre land, और marginal farmer having less than 2.5 acre land. ठीक है. उसके बाद हमने देखा अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में मेनली कवर्ड हुए लेबर्स, बीडी मेकर्स, फिशरमैन्स. ऑलराइट. उसके बाद हमने देखा कि फेमा का रोल कैसे आया कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस यूनिट है, वो ऐसा प्रोडक्शन कर रही है, ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है जिसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगा, और अगर फॉरेन करेंसी या इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फंड इन्वॉल्व हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा. नाउ कम्स टू द पेमेंट बैंक्स.
Payment bank. This is a relatively new model of a bank in Indian banking industry. It was conceptualized by the RBI, Reserve Bank of India, is allowed to accept a restricted deposit. They also offer services like ATM cards, debit card, net banking, mobile banking. The following are the payment banks in India. India Post Payment Banks, Fino Payment Banks, Paytm Banks, Airtel Payment Banks. पेमेंट बैंक्स होता क्या है? अब अगर एग्जांपल देखें, पेटीएम, फोन पे, और अगर हम देखें कि अब प्रेजेंट हम व्हाट्सएप से भी इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो दीज आर द पेमेंट बैंक्स which provide the banking facilities, other banking facilities like ATM card, debit cards, net banking, mobile banking. ये नया कॉन्सेप्ट इशू किया, नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. किसके लिए? मेन अगर रीजन देखें इसके पीछे, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन रीजन क्या था? जो इजीली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो डिजिटली ट्रांजैक्ट हो सके और उन्हें इजीली मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट किया जा सके. अगर हम देखें कि पेटीएम से हम इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक को, वेदर वी आर एट एनी प्लेस, हम कहीं पे भी हो, हम इजीली मोबाइल से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. सो बैंकिंग बिजनेस को इजी करने के लिए इसने क्या किया? आरबीआई ने क्या देखा? बैंकिंग बिजनेस को इजी करने के लिए आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया? द कंसेप्ट ऑफ द पेमेंट बैंक्स. अब पेमेंट बैंक्स क्या क्या करता है? पेमेंट बैंक्स हमें फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, एटीएम कार्ड इशू करता है, क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, या अगर हम सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में किसी कंपनी के यूनिट्स परचेज करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी के यूनिट परचेज करना चाहते हैं या किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वी कैन इजीली डन विद द पेमेंट बैंक्स. पेमेंट बैंक्स में हम अपना मनी भी डिपॉजिट करा सकते हैं, बट पर इंडिविजुअल with the limit of rupees 1 lakh per customer, per individual customer. डिपॉजिट लिमिट क्या है? मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट रुपीज 1 लाख. अब पेमेंट बैंक्स क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराते हैं? दे कैन नॉट प्रोवाइड द लोन. जी हाँ, अगर हम बात करते हैं पेमेंट बैंक्स हमें लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेंडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. आइए हम इन्हें डिटेल में देखते हैं. Comparison between traditional banks means commercial banks, small finance banks and the payment banks. और डिपॉजिट की बात करें, हाँ ट्रेडिशनल बैंक्स भी और पेमेंट बैंक्स बोथ कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट, पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. जी बिल्कुल, पेमेंट बैंक भी आपको अपने डिपॉजिट, आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करेगा. विड्रॉल फैसिलिटी, आप अपने जो मनी अपने डिपॉजिट कर रहे हैं उसे इजीली विड्रॉल भी कर सकते हैं. तो ट्रेडिशनल बैंक्स एंड द पेमेंट बैंक्स बोथ कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय द बोथ बैंक्स. Traditional banks and the payment banks can provide the withdrawal facility for customer. Now, important point, providing loans or involved in lending activity. Traditional banks, yes, of course, but payment banks cannot provide the loans. Considerable point, important point हमने क्या consider किया कि payment bank loan provide नहीं कराता या lending activities में involve नहीं होता है. Issue credit cards, yes, traditional banks, but payment bank cannot issue credit cards. Investment products, जी बिल्कुल, अगर हम पेमेंट बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट परचेज करना चाहते हैं या किसी कंपनी में शेयर परचेज करना चाहते हैं, वी कैन इजीली डन विद द पेमेंट बैंक. मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, ट्रेडिशनल बैंक की बात करें तो ट्रेडिशनल बैंक में डिपॉजिट लिमिट, कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं है, हम कितने भी लिमिट तक डिपॉजिट इशू कर, डिपॉजिट प्रोवाइड करा डिपॉजिट इन्वेस्ट करा सकते हैं.
अगर पेमेंट बैंक की बात करें, ₹1 लाख ओनली पर इंडिविजुअल कस्टमर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा। हमने पेमेंट बैंक को समझा। हमने पेमेंट बैंक किसने इंट्रोड्यूस किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पेमेंट बैंक हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, कि कौन कौन सी फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं करा रहा है, यहां तक हमने समझा। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। हमने बैंक्स को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था? आई होप आप लोगों को आंसर पता होगा। द आंसर इज 4। फर्स्ट वन कमर्शियल बैंक्स, हमने डिस्कस कर लिया, हमने बहुत अच्छे से समझा। कमर्शियल बैंक को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सेकंड वन इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट कर रहे होंगे। थर्ड वन इज रीजनल रूरल बैंक एंड फोर्थ वन इज फॉरेन बैंक। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक के बाद समझा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को। उसके बाद हमने समझा पेमेंट बैंक्स को। नाउ कम्स टू द फोर्थ वन, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक्स। We further classify the cooperative banks into two different categories, urban cooperative banks and the state cooperative banks. कोऑपरेटिव बैंक, अब अगर हम कोऑपरेटिव बैंक के बिजनेस की बात करें या इनका मेन मोटिव देखें, एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इनका भी मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड द बैंकिंग बिजनेस टू द वीक, टू प्रोवाइड द बैंकिंग फैसिलिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज. It form in two forms, two ways, urban cooperative and the state cooperative banks. Urban cooperative banks refer to the primary cooperative banks located in urban and semi-urban areas. These banks essentially lend to small borrowers, business centered around its communities, localities, workplace groups. State cooperative bank is a federation of the central cooperative bank which act as a custodian of the cooperative banking structure in the state. यहां तक समझ में आया? नाउ अब हम जाते हैं बैंकिंग हिस्ट्री की तरफ में, कि बिफोर इंडिपेंडेंस बैंकिंग हिस्ट्री कैसे, हमारे इंडिया में बैंक कैसे वर्क कर रहे थे, क्या बैंक में कैसे कैसे मेजर डेवलपमेंट हुए बैंकिंग सेक्टर में। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस हम पे कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, अगर हम देखें कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या देखा कि हमें इंडिया में बिजनेस करना है। एंट्री तो ब्रिटिशर्स ने यही देख के ली थी कि हम इंडिया में बिजनेस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसे सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पहले किन 3 सिटीज में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया या अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने मेनली टारगेट किया बॉम्बे, बंगाल एंड थर्ड वन इज मद्रास। क्या समझ रहे हैं हम बैंकिंग हिस्ट्री को? तो हमने देखा कि इंडिपेंडेंस से पहले हम पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री कैसे ली थी? उन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया में बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले किन 3 सिटीज में, किन 3 सिटी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इन्हें टारगेट किया और यहां पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा। तो ब्रिटिशर्स ने इन दीज 3 सिटीज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस के लिए फाइनेंस की नीड थी, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में बैंक स्टैब्लिश करते हैं। उन्होंने बैंक स्टैब्लिश किया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, विद द नेम बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और भी बहुत बैंक उन्होंने स्टैब्लिश किए। पर उस टाइम में इंडिया के जो लोग थे, अब बैंक्स उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड कब कर रहा था? जब उनके बैंक के पास खुद के पास इन्वेस्टमेंट होती,
या खुद के पास फाइनेंस होता तो बैंक फर्दर फाइनेंस प्रोवाइड कराता। बैंक के पास फाइनेंस आता कहां से? अगर पब्लिक अपना पैसा उसको डिपॉजिट कराएगी बैंक में, तभी तो बैंक के पास पैसा आएगा और वो उसे फर्दर क्लासीफाई, फर्दर उसे फाइनेंस करेगा, फर्दर किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि पहले बैंक ब्रिटिशर्स ने मेनली किन किन सिटीज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। उसके बाद उन्होंने देखा कि हमें फाइनेंस की जरूरत है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उन्होंने एक बैंक स्टैब्लिश किया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बट अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पे इंडिया के लोग बैंकिंग फैसिलिटीज में को लेके इतना अवेयर नहीं थे, उन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज के बारे में पता भी नहीं था। तो बैंक्स के पास उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चैलेंज फेस करना पड़ा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम क्या चैलेंज फेस करना पड़ा कि बैंक्स के पास इतना फंड नहीं था, बैंक के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी जो उन्हें वो फर्दर फाइनेंस प्रोवाइड करा सके फॉर द बिजनेस। तो ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत से बैंक्स एस्टैब्लिश हुए और बहुत से बैंक बंद हुए। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि हम उन एरियाज में बैंक एस्टैब्लिश करते हैं, पहले हम उन एरियाज में बैंक एस्टैब्लिश करते हैं जिन एरिया में हम ऑलरेडी बिजनेस कैप्चर कर चुके हैं या जिन एरिया में हम ऑलरेडी बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल में बैंक एस्टैब्लिश किया इन 1809, then in 1840 in Bombay and in 1843 in Madras। क्या देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? क्या ऑब्जर्व किया कि बैंकिंग बिजनेस इंडिया में डेवलप नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ के लोग इतने अवेयर नहीं है, बैंक के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हम फर्दर बिजनेस कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हम ऐसी जगह बैंकिंग ब्रांचेस ओपन करते हैं जहां पे ऑलरेडी हमारा मार्केट कैप्चर है या वहां पे हम ऑलरेडी मार्केट को कवर कर चुके हैं। तो पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में। तो उन्होंने फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश किया विद द नेम बैंक ऑफ बंगाल इन 1809, सेकेंड बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840 एंड थर्ड वन इज बैंक ऑफ मद्रास। यहाँ पे उन्होंने बैंक को स्टैब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने फिर ये ऑब्जर्व किया कि बैंकिंग बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है या फर्दर उनका बैंकिंग बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो नहीं करा। बहुत से बैंकिंग क्राइसिस, रिसेशन के बाद इन्होंने इन तीनों बैंक को मर्ज किया और एक बैंक कॉन्स्टिट्यूट किया विद द नेम इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक इन ईयर 1921। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक एस्टैब्लिश किए, बैंक ऑफ बंगाल इन 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास इन 1843। अब उसके बाद अगर हम देखें कि 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर चला 1914 टू 1918। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर बैंकिंग बिजनेस या और सब बिजनेस में बहुत रिसेशन आया, बहुत इफेक्ट आया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक कॉन्स्टिट्यूट किया विद द नेम इंपीरियल बैंक इन 1921। दैट इज क्लोज्ड मार्केट, मींस विद इन 1921 only the bank was existed, that is imperial बैंक। सिर्फ एक बैंक एस्टैब्लिश कर रहा था उस टाइम पे, इंपीरियल बैंक। पहले 3 बैंक थे, उन्हें एस्टैब्लिश करा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास को, तीनों को कॉन्स्टिट्यूट करके एक बैंक कॉन्स्टिट्यूट किया, इंपीरियल बैंक। इन बैंकों को मर्जर करने के पीछे मेन रीजन क्या था कि 1914 टू 1918 जो वर्ल्ड वॉर हुआ उससे बहुत सारे रिसेशन आए, बहुत सारी चीजें अफेक्ट हुई, तो बैंकिंग बिजनेस बिल्कुल डाउन हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक बैंक कॉन्स्टिट्यूट किया विद द नेम इंपीरियल बैंक। नाउ यहां तक समझ में आया?
इन 1921 क्लोज मार्केट, 1921 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर बहुत चीजें फैक्ट हुई, बहुत चीजें बदली. सो इन 1921 स्टेट ऑन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज द ओनली बैंक एग्जिस्टिंग. इंपीरियल बैंक किस किस से मर्ज होके बना? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास. अगर एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखें तो इन तीनों बैंक को प्रेसिडेंट बैंक, प्रेसिडेंट बैंक भी कहा जाता था. क्लोज मार्केट इन 1935, in 1935 RBI was established as a central bank of the country under the Act Reserve Bank of India Act 1934. एक्ट कब पास हुआ था? इन 1934. पर रिजर्व बैंक ने अपना बैंकिंग फंक्शन स्टार्ट कब किया? इन 1935. रिजर्व बैंक की हिस्ट्री देखें तो इन 1926 एक कमिटी, that name was Hilton Committee, Hilton Young Commission. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो चीज पढ़ रहे हैं वो कैसे इंडिया में, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे कैसे चीजें रिफॉर्म्स आए, कैसे कैसे चीजें बदली. तो इन 1926 हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया एक ऐसे बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए जो बैंकिंग बिजनेस को, इंडिया में बैंकिंग बिजनेस को कवर करे विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो हम याद रखेंगे हिल्टन यंग कमीशन इन 1926 recommend establishment of the Reserve Bank of India, and the Reserve Bank of India was established in 1935 under the Act Reserve Bank of India Act 1934. Quasi central banking role of Imperial Bank came to an end. In 1936 to 1955 Imperial Bank expanded its network to 480 branches. In order to increase penetration in rural areas, Imperial Bank was converted into the State Bank of India. Imperial Bank in 1936 to 1955 Imperial Bank was existed with the 480 branches. अब इंपीरियल बैंक अब रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग ब्रांचेस एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या किया? स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट किया इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. आप आई होप यहां तक आप लोगों को एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. हमने अब तक क्या देखा, यहीं रुक के एक बार हम रिवाइज करेंगे. अब तक हमने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सबसे पहले एंट्री ली इन द 3 मेन सिटीज, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट किया. बहुत से बैंक उन्होंने एस्टैब्लिश किए और बहुत से बैंक उसमें बंद हुए क्योंकि इंडिया के लोग उस टाइम पे बैंकिंग फैसिलिटीज या बैंकिंग एक्टिविटीज के बारे में अवेयर नहीं थे, तो उनका बैंकिंग बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो नहीं किया. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जिन एरिया में हमने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर रखा है या जिन एरियाज में हम ऑलरेडी बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, हमें उन्हें उन एरियाज में हमें बैंक को एस्टैब्लिश करना चाहिए. तो उन्होंने सबसे पहले बैंक एस्टैब्लिश किया बैंक ऑफ बंगाल इन 1809, देन नेक्स्ट वन बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840 एंड थर्ड वन इज बैंक ऑफ मद्रास इन 1843. इन तीनों बैंक को मर्ज किया इन 1921 with the and the amalgamated entity was named with Imperial Bank, which was later converted into the State Bank of India. मर्जर के पीछे मेन रीजन क्या था? इन 1914 to 1918 जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कंडक्ट हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे बहुत चीजें अफेक्ट हुई. बैंकिंग बिजनेस अफेक्ट हुआ, एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ, बहुत सी चीजें अफेक्ट हुई. तो बैंकिंग बिजनेस फिर रिसेशन पे गया. तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑब्जर्व किया और उन्हें एक इंपीरियल बैंक में
कन्वर्ट कर दिया, मर्ज कर दिया। उसके बाद इन 1926 हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया टू एस्टैब्लिश अ बैंक with the central bank of country. That name was Reserve Bank of India. Reserve Bank of India ने अपना बैंकिंग बिजनेस कब स्टार्ट किया? In 1935, and the Reserve Bank of India was constituted under the Act Reserve Bank of India Act 1934. In 1936, Imperial Bank was established with 480 branches. In increase to penetration in 1955, to increase penetration in rural areas, Imperial Bank was converted into the State Bank of India. Now, after the independence, हमें इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त 1947। ये तो बहुत नॉर्मल बात है, हम सबको पता होगा। उसके बाद in 1956 there were nationalization of 14 largest commercial banks. अगर हम 14 कमर्शियल बैंक्स के नेम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन मींस इन्हें आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिस्ट में इंक्लूड किया गया। In 1969, there were nationalization of 14 banks, 14 public sector banks. अगर इस टाइम नेशनलाइजेशन हुआ with a deposit limit more than 50 crores. In 1969 नेशनलाइजेशन हुआ उन बैंक्स का जिनकी डिपॉजिट लिमिट थी मोर देन 50 करोड़। और in 1918 there was second nationalization of 6 more banks with the deposit limit of 200 crore. First nationalization was in 1969 of 14 major banks with the name Bank of Baroda, Punjab National Bank, State Bank of India. Second nationalization हुआ in 1980 with the deposit limit of 200 crore or more. Entry of private players such as ICICI intensify the competition. उसके बाद बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, बैंकिंग रिसेशन हुआ, या अगर हम मेनली देखें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी which is introduced by the मनमोहन सिंह under the government of कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर में मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया और ये इंट्रोड्यूस किया गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को बैंकिंग सेक्टर में एंट्री दी जाए। तो फर्स्ट बैंक दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये ऑब्जर्व किया गया आफ्टर द लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी कि प्राइवेट प्लेयर्स को बैंकिंग सेक्टर में एंट्री दी जाए। नेक्स्ट, ग्रेजुअल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। In 2003, Kotak Mahindra Finance Limited receiving a banking license from RBI and became the first NBFC to be converted into a bank. NBFC अगर हम छोटे से पॉइंट से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, NBFC is not a completely a bank. ये बैंक नहीं होते पर mainly they provide the banking facility. Later we will discuss in detail. तो in 2003 में क्या हुआ? Kotak Mahindra Finance Limited get the license from the Reserve Bank of India and the first NBFC converted into a bank. Important point है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, नेम द फर्स्ट एनबीएफसी which was converted into a bank. तो Kotak Mahindra Finance Limited. In 2009, the government removed the banking cash transaction tax which was introduced in 2005 to facilitate the financial transaction, to reduce the cost burden. यहां तक समझ में आया? हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। इन 1969 देयर वर नेशनलाइजेशन ऑफ 14 large banks with a deposit limit of 50 crore or more.
In 1980, there were nationalization of 6 banks with a deposit limit of 200 crore or more. Now, in 2018 onwards, as per Union Budget 2019-20, provision coverage ratio of bank reached in highest in 7 years. Banking business, इंडियन पॉपुलेशन, जो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की पॉपुलेशन है, वो बैंकिंग फैसिलिटीज से या बैंकिंग फैसिलिटीज या बैंकिंग फंक्शन से अवेयर हो रही है. उन्होंने बैंकिंग में बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना या बैंकिंग फैसिलिटीज में एंगेज होना स्टार्ट किया. तो इन द लास्ट 7 ईयर बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ रैपिडली. As per Reserve Bank of India, in November 30, 2018, India recorded foreign exchange reserve of approximately 393.72 billion US dollar. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमने फॉरेन एक्सचेंज समझा कि अगर हम कोई कंट्री में, अगर हमारे कोई इंडिया की कोई भी बिजनेस यूनिट बाहर एक्सपोर्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट को, तो वहां से जो पेमेंट आएगा वो आएगा फॉरेन करेंसी में. तो वो डायरेक्ट तो किसी बिजनेस यूनिट को दिया नहीं जाएगा. तो फॉरेन करेंसी जो भी आएगी वो डिपॉजिट होगी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो उसे फर्दर कन्वर्ट करके बिजनेस यूनिट को प्रोवाइड कराएगा. तो in the end of the 30th November 2018, India recorded foreign exchange reserve 393.72 billion US dollar. I hope यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा. नाउ हमें इसमें नेक्स्ट में बहुत छोटा सा डाटा कंसिडर करना है. As of 29 May 2019, there are 20 public sector banks. इंपॉर्टेंट डाटा है, याद करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. आई होप इनका मीन आपको समझ में आ गया होगा. 44 फॉरेन बैंक्स, 56 रीजनल रूरल बैंक्स, 1542 urban cooperative banks and 94,384 rural cooperative banks. After the mergers, the country will have 12 public sector banks, including State Bank of India, Bank of Baroda. हमने क्या देखा, मेजर डाटा क्या क्या हमको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 44 फॉरेन बैंक्स, 56 रीजनल रूरल बैंक्स, 1542 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 94,384 अर्बन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. याद हुआ. उसके बाद हमने क्या देखा कि 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स से, बट एट प्रेजेंट देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स. बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, रिसेशन हुए, बहुत से ऐसे मेजर पॉइंट्स है जिन्हें कंसिडर करके बैंक्स ने, गवर्नमेंट ने बैंक्स को मर्ज करना स्टार्ट किया. एट प्रेजेंट देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो हम वापस से डेटा रिवाइज करेंगे. देयर आर 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 44 फॉरेन बैंक्स, 56 regional rural banks, 1542 urban cooperative banks, 94,384 regional rural banks. After the merger, there are 12 public sector banks. यहां तक का डाटा हमें कवर करना है. आगे की चीजें हमने डिस्कस कर ली है. जो आगे फर्दर दिया हुआ है उसे हमने डिस्कस कर लिया है. और जो पैराग्राफ आप लोगों को इसमें प्रोवाइड है, यू कैन इजीली रीड. हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, रह जाता है, या कोई भी किसी भी पॉइंट पे कोई क्लैरिटी नहीं आती, यू कैन इजीली पुट योर क्वेरी ऑन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको 100% श्योरिटी में आप लोगों को आपका आंसर प्रोवाइड करूंगी. सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. तो एंजॉय योर डे. Thank you.